नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 जब फाइल की गई हो और उस पर कोई आदेश हो गया हो और उस आदेश का विधिवत पालन न किया गया हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करते हुए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच अकर्स व्हेन एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 138 इज नॉट कंप्लाइड विथ। क्वेश्चन ये है कि 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत एक प्रोसीडिंग चलती है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, सत्य न्यायाधीश के समक्ष, और वहाँ पर ए व्यक्ति जो है वो बी को अंडरटेक करता है, प्रॉमिस करता है कि वो बी को 12 लाख रुपए और वो भी 3 फरवरी 2015 तक दे देगा। ठीक। और इस अंडरटेकिंग के बाद बी जो है अंडरटुक करता है कि ठीक है, अगर ए पैसा दे देता है तो जो सिविल डिक्री जो पास हुई है ए के खिलाफ, जो कि सूट फॉर रिकवरी में मिला हुआ है, क्योंकि वो डिसऑनर्ड चेक यानी चेक के अनादरित होने पर सूट फॉर रिकवरी इशू हुई है, उस डिक्री का पालन वो नहीं करेगा। ठीक। इस अंडरटेकिंग ए के द्वारा देने के बाद ए जो है अपने वादे पे खरा नहीं उतरता है और वो फेल हो जाता है टू मेक पेमेंट ऑफ 12 लाख टू बी। बाद के वाद में जब ये ए फेल हो जाता है, उससे जब अवगत कराया जाता है कि वो अपने वादे से मुकर गया है, तो फिर वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में एक और अंडरटुक करता है, एक प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट डेट पे वो 12 यानी 12 पोस्ट डेटेड चेक ए को देता है। और ये भी अंडरटुक करता है, प्रॉमिस करता है कि अगर ये चेक किसी वजह से डिसऑनर्ड हो जाता है तो जितनी भी डिक्रेटल अमाउंट है, यानी जो अमाउंट डिक्री में दी गई है विद इंटरेस्ट, वो देने को तैयार है। लेकिन जब पहला पोस्ट डेटेड चेक ए जो है बैंक पे लगाता है तो वो डिसऑनर्ड हो जाता है, अनादरित हो जाता है। इससे बी ग्रसित हो जाता है और वो एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग जो डिक्री जो इशू हुई थी अगेंस्ट ए के खिलाफ, वो उसको स्टार्ट कर देता है, यानी कि डिक्री का पालन करने का आदेश वो कोर्ट से लेकर के ए के खिलाफ लागू कर देता है। तथा एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है बी की एप्लीकेशन पे ए के खिलाफ वारंट ऑफ अटैचमेंट भी इशू कर देती है। साथ ही बी कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट ए वो भी फाइल कर देता है बिफोर एग्जीक्यूटिव कोर्ट। ठीक है। और ये कहता है कि ए ने अंडरटुक किया था, प्रॉमिस किया था पैसे देने का, और वो पैसे नहीं दे पाया है। जो पोस्ट डेटेड चेक दिया है वो भी जो है डिसऑनर्ड हो गया है, और इसलिए एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग के साथ साथ कंटेम्प्ट पिटीशन भी ए के खिलाफ बी ने फाइल कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई है ये सही है या गलत है। इसको अगले स्लाइड पे आंसर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दिए गए प्रश्न या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को देखना पड़ेगा, जो कि डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट्स के बारे में बात करता है। ठीक है। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जिसमें पहला है कि इस सेक्शन को इनिशिएट करने के लिए ऐसा डेप्थ होना चाहिए जो लीगली इन्फोर्सेबल हो। सेकंड पॉइंट, वो चेक जो है ऐसे डेप्थ को होल या पार्ट डिस्चार्ज करने के लिए किसी बैंक अकाउंट से संबंधित होना चाहिए और उसे ड्रॉ किया गया हो। तीसरा ये कि चेक जिस दिन इशू हुआ हो उसके 3 महीने के अंदर बैंक में लगाया गया हो यानी डिपॉजिट किया गया हो, और वो चेक जो है उसके पश्चात इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से रिटर्न कर दी गई हो या अनपेड कर दी गई हो। चौथा पॉइंट है कि जब बैंक से सूचना मिल गई कि चेक डिसऑनर्ड हो गया है, तो इस बात की सूचना यानी रिटन नोटिस ड्रॉअर को 30 दिन के अंदर देना जरूरी है। और
लास्ट है छठा पॉइंट कि अगर 30 दिन के अंदर नोटिस दे दी जाती है और जैसे नोटिस प्राप्त होता है ड्रॉअर अगले 15 दिन के अंदर पैसा जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 138 के अंतर्गत ऑफेंस से संबंधित कंप्लेंट दाखिल की जा सकती है। सेक्शन 138 के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल करने से पहले इस बात का अश्योरेंस हो जाना चाहिए कि नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 138 बी जरूर रिटन फॉर्म में ड्रॉअर को सर्व कर दिया गया हो, ठीक है, और उसका 15 डेज का समय दिया गया हो कि नोटिस प्राप्त होने के अंदर अगले 15 दिन के अंदर जो है ड्रॉअर को पैसा जमा कर देना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो उसके बाद ही कंप्लेंट दाखिल होगी, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से है, जो सेक्शन 2B की बात करता है और यहाँ पर एक सिविल कंटेम्प्ट की बात बी ने किया हुआ है, जिसका मतलब होता है विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और ऑर्डर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। यानी कि अगर कोई अंडरटेकिंग ली गई है कोर्ट के समक्ष और उस अंडरटेकिंग को ब्रीच करते हैं या वायलेट करते हैं या फेल्स करते हैं उस अंडरटेकिंग को विधिवत अगर पालन नहीं की जाती है तो इट विल ऑल्सो अमाउंट टू सिविल कंटेम्प्ट, ठीक। तो अब हमें इस क्वेश्चन के आंसर में देखना होगा कि जो दिया गया प्रश्न है उसमें कंटेम्प्ट बी के द्वारा फाइल किया गया है वो वैलिड है या इनवैलिड। अब दिए गए क्वेश्चन के फैक्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए जो है अंडरटुक किया, प्रॉमिस किया टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन द नेक्स्ट डेट बाय यूजिंग 12 पोस्ट डेटेड चेक्स, ये उसने अंडरटुक किया था, ठीक है। ही अंडरटुक दैट इन केस any of the checks given by him get dishonored, he shall be liable to make payment of entire declarable amount with interest। ये भी उसने वादा किया था कि अगर एक भी चेक डिसऑनर होता है तो जितनी भी डिक्री अमाउंट है, अमाउंट जो जिक्र की गई है डिक्री में, पूरा प्लस इंटरेस्ट के साथ देने को तैयार है। लेकिन जब ए ने पहला पोस्ट डेट चेक लगाया तो वो रिसीव्ड बैक हो गया विद डिसऑनर्ड, यानी कि वो अनादित होकर के वापस कर दिया गया। इससे ग्रसित होकर के बी ने जो है एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग टू डिक्री जो रोकी हुई थी उसने ए के खिलाफ जो पास हुआ था बी के पक्ष में, उसके एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग को रोक रखा था, उसने उसको इनिशिएट कर दिया बाय मूविंग एप्लीकेशन बिफोर द एक्सिक्यूटिंग कोर्ट। और एक्सिक्यूटिंग कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए वारंट ऑफ अटैचमेंट ए के खिलाफ इशू कर दिया। तो अब यहाँ पर ये फैक्ट है और इसका सोल्यूशन ये है कि जब ऐसा कोई कंसेंट डिग्री पास होता है, खासकर मनी सूट में, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अंडरटुक करता है, प्रॉमिस करता है कि हम दिए गए समय में पैसा पूरा वापस कर देंगे, पूरा हम पे कर देंगे, कोई डेप्ट ड्यू नहीं रहेगा। तो ऐसे में अगर कोई ब्रीच होती है तो फिर प्लेंटिफ है जो वादी है उसके पास एक ही उपाय बच जाता है कि ऐसे डिक्री का पालन फिर वो एक्सिक्यूटिंग कोर्ट के माध्यम से कराए, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार को कोई कंटेम्प्ट कहीं भी लागू नहीं होता है। और इस तरह से बी ने जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है अगेंस्ट ए वो सर्वाइव नहीं करेगा, इट इज़ नॉट मेंटेनेबल एट ऑल। बी के पास सिर्फ एक ही उपचार है कि जो उसने मूव किया हुआ है एक्सिक्यूटिंग कोर्ट के समक्ष डिक्री एक्सिक्यूशन, यानी बी के पास एक ही रेमेडी है कि वो अपनी डिक्री को एक्सिक्यूट कराए, कंटेम्प्ट पिटीशन को वो विड्रॉ कर ले, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन इस मसले पे लागू नहीं होता है। इसलिए जो कंटेम्प्ट पिटीशन बी ने फाइल किया हुआ है दैट विल बी लायबल टू बी रिजेक्टेड एट स्पॉट। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन और कंसर्न्ड प्रोविजन प्रावधान के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।